नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, स्मार्ट सिटीज मिशन, भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम राजमार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी तथा खाद्य ईंधन कीमतों में उछाल व मुद्रास्फीति पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर। अगस्त 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी एनएमपी की घोषणा की गई थी, जिससे सरकार को लगभग 5.96 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद की गई है। इस विषय के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या होता है और साथ ही साथ इससे संबंधित लाभ और सीमाएं किस प्रकार की हैं। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, तो यह वास्तव में सार्वजनिक संपत्तियों की एक ऐसी सूची है जिसे सरकार के द्वारा निजी निवेशकों को पट्टे पर दिए जाने की योजना बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से ऐसे ही परिसंपत्तियों को निजी निवेशकों को पट्टे पर दिया जाएगा जो पहले से ही विकसित हैं और चालू हैं, जिनको ब्राउनफील्ड परियोजनाएं कहा जाता है, और इसमें हवाई अड्डे जैसी अवसंरचनाओं को शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक हवाई अड्डा जो पहले से ही चालू है उसे निवेशक को पट्टे पर दिया जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर ऐसी संपत्तियां जिसे अभी विकसित किया जाना है, जैसे कि कोई भूमि का अविकसित टुकड़ा, उसे पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब संपत्ति को पट्टे पर दिया जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार उस संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरण निजी क्षेत्र को कर रही है, अपितु एक निश्चित समय के लिए ही सरकार से वह निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाएगा और एक अवधि पूरी होने के पश्चात उस संपत्ति को सरकार को वापस दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी यह निजीकरण नहीं है, अपितु इसमें परिसंपत्तियों से अधिकतम लाभ लेने के लिए उसे निजी निवेशकों को पट्टे पर दिया जाएगा और समय अवधि पूरी होने के पश्चात सरकार को वह परिसंपत्ति वापस किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के एक मॉडल को विकसित करते हैं जिसमें सार्वजनिक परिसंपत्तियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए निजी निवेशकों को दिया जाता है, तो इससे निजी निवेशकों को पट्टे पर दिए जाने से परिसंपत्तियों में फंसी पूंजी को मुक्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने एक सड़क परियोजना में हजारों करोड़ का निवेश किया है और वार्षिक टोल के राजस्व के माध्यम से यदि सरकार उस निवेश को फिर से प्राप्त करना चाहती है तो इसमें सरकार को दशकों लग सकते हैं। इसके बजाय यदि सरकार एक अच्छे निजी निवेशक को अगले 30 सालों के लिए टोल एकत्र करने का अधिकार पट्टे पर दे तो सरकार इससे निवेश का एक अच्छा हिस्सा वसूल कर सकती है और आगे चलकर सरकार इस पैसे का इस्तेमाल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी कर सकती है। और यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से प्राप्त की गई आय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बुनियादी ढांचे के लिए कुल परिव्यय का लगभग 14% हो सकता है। सरकार का मानना है कि इन सारे खर्च से न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ सरकार का यह भी मानना है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अब एक सही मॉडल को ढूंढ लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब बात आती है बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तो इसमें सरकार की भूमिका बुनियादी ढांचे के निर्माण में जमीनी स्तर की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। वहीं दूसरी ओर जो निजी क्षेत्र है वह नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से इन परियोजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित कर सकता है और इस रूप में सरकार को वित्त की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर इस
प्रकार की संभावनाएं जताए जाने के बावजूद इसके कुछ खतरे हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से हाल के दशकों और वर्षों में निजीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गई हैं, उसमें कई बार सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसमें निजी निवेशकों को सरकारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों का आवंटन राजनीतिक प्रभाव के अधीन किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। वास्तव में विपक्ष के कई लोगों का तो यह आरोप लगाया जाना है कि इसके माध्यम से कुछ व्यावसायिक निगमों का सरकार पक्ष ले सकती है जो सरकार के करीबी माने जाते हैं। आलोचकों का कहना यह भी है कि यदि सरकार उच्च मात्रा में खर्च को बढ़ावा देगी तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर निजी खर्च कम हो सकता है, जिसे आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब बात आती है संसाधनों का सबसे बेहतर प्रकार से प्रबंधन किए जाने से, तो इसमें अर्थशास्त्रियों का आम तौर पर यह मानना रहा है कि सरकार की तुलना में निजी क्षेत्र के द्वारा दुर्लभ संपत्ति का बेहतर प्रबंधन और आवंटन किया जा सकता है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से सरकारी संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण को मुक्त बनाने की कोशिश की गई है, वह आगे चलकर अर्थव्यवस्था की ही मदद कर सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि परिसंपत्ति को कुछ निश्चित समय के लिए ही निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है, तो इसमें एक भय यह भी हो सकता है कि निजी संपत्ति सीमित पट्टे की अवधि को देखते हुए संपत्ति का अधिकतम दोहन करने का जोखिम उठाए, तो इससे जो परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य है वह कम हो सकता है और सरकारों को ऐसी परिसंपत्ति प्राप्त हो सकती है जिसका वास्तविक मूल्य पहले से भी कम आंका जा सकता है। इसके संदर्भ में इस बात की भी चिंताएं जताई गई हैं कि यदि हवाई अड्डों, रेलवे, सड़क और अन्य प्रकार की सार्वजनिक उपयोगिताओं के अवसंरचनाओं को निजी निवेशकों को सौंपा जाएगा, तो इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें उच्च हो सकती हैं और इस प्रकार से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि सरकार अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इसके संदर्भ में कदम उठाए बिना सार्वजनिक उपयोगिताओं संबंधी अवसंरचनाओं का नियंत्रण केवल निजी कंपनियों को ही सौंप देगी, तो इससे उपभोक्ताओं के लिए परिणाम खराब हो सकते हैं और इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें इन सीमाओं को ध्यान में रखना होगा और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की सफलता को इस तरीके से सुनिश्चित करना होगा कि वह निजी निवेशकों के लिए भी फायदेमंद हो और सरकारों के लिए भी इसमें वित्त का लाभ हो सकता है। इसके लिए एनएमपी की सफलता को इस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि वह निजी निवेशकों के बीच किस प्रकार की मांग पैदा कर रही है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि सरकार के द्वारा जो पहले विनिवेश के विविध प्रकार के प्रोजेक्ट्स आदि सामने लाए गए हैं, जैसे कि एयर इंडिया आदि की बिक्री, उसके संदर्भ में निवेशकों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया है, जिससे सरकार के विनिवेश लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं। यदि हम एयर इंडिया के बिक्री का उदाहरण को लें तो सरकार द्वारा इसके संदर्भ में कठोर शर्तों को रखा गया, जिसके तहत खरीदारों के पास एक निश्चित न्यूनतम नेट वर्थ संपत्ति की मांग की गई और कम से कम 3 वर्षों के लिए एयरलाइंस में निवेशित होने की भी बात कही गई थी। दूसरी ओर कई विश्लेषज्ञों का यह भी मानना था कि सरकार खरीदारों से कर्ज में डूबी एयरलाइन के लिए बहुत अधिक भुगतान की मांग कर रही थी, जिससे एयर इंडिया को खरीदने के लिए बहुत सारे निवेशक इच्छुक नहीं लग रहे थे। एयर इंडिया के उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि सरकार को यदि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत परिसंपत्ति को बेहतर तरीके से मूल्यांकित करना है, तो इसमें संपत्ति का मूल्य निर्धारण सही तरीके से किया जाना आवश्यक है और साथ ही साथ बिक्री की शर्तों को भी इस आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि निजी निवेशक एनएमपी के तहत पट्टे पर दिए जाने वाली संपत्ति के लिए रुचि दिखाएं। इसके लिए संपत्ति आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और खुले आधार पर प्रतिस्पर्धिता के आधार पर नीलामी के आधार पर बांटे जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का इस संदर्भ में यह भी कहना है कि यदि सरकार अवसंरचना क्षेत्र
क्षेत्र में वास्तविक रूप से निवेश को बढ़ावा देना चाहती है तो इसमें सरकारी कंपनियों के योगदान को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और भारत में सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन जिस प्रकार से देखा गया है उसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों को मजबूत किए जाने के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है, जिसके तहत कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जा सकता है, उनमें मजबूत शासन प्रथाओं का निर्माण किया जा सकता है, उनको परिचालन स्वायत्तता दी जा सकती है और साथ ही साथ उनके कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी ढांचे को भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संपूर्ण रूप से उनमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को लाया जा सके। इन उपायों के अलावा हमें भारत में सार्वजनिक कंपनियों के पतन से संबंधित कारकों को संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उनके द्वारा जो अधिकतम खर्च किया जाता है उसको भी रोके जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में मुख्य रूप से अवसंरचना क्षेत्र में देखा गया है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट समय पर पूर्ण नहीं होते हैं, जिससे उनके लागत बढ़ने की समस्या यानी कॉस्ट ओवररन की समस्या देखी जाती है। इसके लिए प्रोजेक्ट आदि को समय से भी पूरा किया जाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रोजेक्ट को पूरे किए जाने के संदर्भ में इससे संबंधित कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी लागत लाभ विश्लेषण को भी समयबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें व्यापक रूप से श्रम सुधारों को करना होगा, अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ाना होगा, सुशासन को सुनिश्चित करना होगा और सरकारी नियंत्रण को कम करना भी बेहद आवश्यक है। इस प्रकार यदि हम भारत में ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शासन में सुधार लाने के लिए कार्य करें, उनको लाभकारी बनाने का प्रयास करें, तो भविष्य में हो सकता है कि हमें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी योजनाओं को लाने की ही आवश्यकता ना पड़े। हालांकि इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है और इसके संदर्भ में हमें कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 15 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट सिटीज मिशन पर। जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन की तो आपको ध्यान रखना है कि इसे जून 2015 में केंद्र सरकार द्वारा 100 शहरों को लक्षित करके शुरू किया गया था। इन शहरों में स्मार्ट सिटीज के आधार पर बेहतर बुनियादी ढांचा होना था, सभी के लिए आवास का विस्तार किया जाना था और दूसरी बातों के अलावा इसमें खुले स्थान को विकसित करना भी लक्षित किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो 100 शहरों का चयन करने की योजना बनाई गई थी, उसे एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाना था, जिसमें एक चुनौती दी गई थी और इस चुनौती का समाधान राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा विशिष्ट योजनाओं के साथ किया जाना था। इसमें एकीकृत डेटा, नागरिकों की सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और अन्य शहरों को सर्वोत्तम अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शहरी विकास अवधारणाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की बात कही गई थी। सितंबर 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट फॉर पीपल योजना के माध्यम से स्मार्ट शहरों में जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया, जो शहरी नियोजन के केंद्र में पैदल चलने वालों और गैर मोटर चालित सड़क उपयोगकर्ताओं को केंद्र में रखता है। यानी शहरों का निर्माण किए जाने के संदर्भ में जो विविध प्रकार की जलवायविक घटनाएं हैं, जिसमें बाढ़ आदि की स्थिति है, उसको ध्यान में रखकर स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाना था और साथ ही साथ शहरों में वाहनों के साथ पैदल चलने वालों आदि का भी ध्यान रखा जाना था। आपको ये ध्यान रखना है कि 2015 से लेकर अब 2021 की अंत तक लगभग 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह देखा गया है कि कई योजनाएं जिन्हें केंद्र के द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया है, वह 2020 और 2021 के काल में कोविड-19 के कारण अधूरी रह गईं, क्योंकि कोविड के चलते आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया था। इसी के चलते अब स्मार्ट सिटी मिशन में कार्यान्वयन की तारीख को बढ़ा दिया गया है और अब शहरों को जून 2023 तक काम पूरा करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार यूं तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्यान्वयन
कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, फिर भी इसमें जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है, उसमें जिस तरीके का वित्तीयन किया गया है, उसके संदर्भ में ही इस योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से स्मार्ट सिटी मिशन ने तरक्की की है और इसी के अनुरूप किस प्रकार के सुधारों को लाए जाने की आवश्यकता है, इस पर समयबद्ध आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार 12 नवंबर 2021 तक 1,84,998 करोड़ रुपए की लागत से कुल 6,452 परियोजनाओं का टेंडर किया गया था और कार्य प्रगति के संदर्भ में 1,56,571 करोड़ रुपए की लगभग 5,809 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं या फिर पूरी हो चुकी हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यही सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लिए गए हैं वह ज्यादातर पूर्ण नहीं हो पाए हैं और कई तो अभी भी टेंडर की स्थिति में ही विद्यमान रह गए हैं। मंत्रालय के मूल ढांचे के तहत 100 शहरों के लिए 5,151 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें अनुमानित परिव्यय लगभग 2,05,018 करोड़ रुपए शामिल था। हालांकि यह देखा गया कि मिशन के लक्ष्य में 100 शहरों को शामिल किए जाने के बावजूद वास्तव में 66 शहरों को ही 2016 और 2018 के बीच चुनौती पद्धति के माध्यम से चुना गया और इसके संदर्भ में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां देखी जा रही हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हम तमिलनाडु राज्य का उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों में से एक है और तमिलनाडु ने लगभग 15,307 करोड़ रुपए की 618 परियोजनाओं के साथ 11 स्मार्ट शहरों का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इसके पिछले अनुभव यह बताते हैं कि किस प्रकार से मिशन को उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयां देखी जा रही हैं। जैसे कि इस प्रस्ताव के तहत चेन्नई के पांडी बाजार खरीदारी क्षेत्र को अपग्रेड करने और एक स्थानीय बस स्टैंड के लिए एक ऊंचा स्काई वॉक बनाने की परियोजना नवंबर 2021 के दौरान तब आलोचना का केंद्र बन गई, क्योंकि इसको बनाए जाने में जो जल निकासी योजना बनाई गई थी वह बेहतर नहीं बनाई गई थी और जब चेन्नई के क्षेत्र में बाढ़ की परिघटना देखी गई तो यह पूरी परियोजना बाढ़ के प्रकोप के तहत देखी जा रही थी। इसके परफॉर्मेंस यानी निष्पादन के संदर्भ में भी कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि केंद्र ने स्मार्ट सिटीज के तहत परियोजनाओं आदि को पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट कंपनियों यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आदि का निर्माण किया है, जो परियोजनाओं को लागू करने, संचालित करने और निगरानी करने के लिए गठित की गई हैं और उन्हीं को मिशन परियोजनाओं पर निर्णय लेने का भी अधिकार है। यह प्रभावी रूप से इन संस्थाओं पर ही समय सीमा के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी डाल देता है और इस प्रकार से केंद्र देरी के लिए होने वाली जिम्मेदारी से वहन नहीं करता है। यानी केंद्र सरकार सीधे सीधे स्पेशल पर्पस व्हीकल को ही जिम्मेदार ठहरा सकती है और इस प्रकार से केंद्र पैसा दिए जाने के बावजूद जिम्मेदारी से बच सकती है। स्मार्ट सिटी योजनाओं के समक्ष कुछ और भी चुनौतियां हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय के अनुसार हमें ध्यान रखना होगा कि स्मार्ट शहरों की कुछ विशेषताओं को उनके रहने योग्य आर्थिक क्षमता और स्थिरता के आधार पर आंका गया है, जिसमें स्वच्छ पानी, सुरक्षित सड़कों, अच्छे सार्वजनिक परिवहन के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं, मनोरंजन के लिए स्थानों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत आर्थिक विकास के अवसर को सभी के लिए दिए जाने के साथ ही विविध प्रकार के पर्यावरणीय तनाव से भी दूर रखने का प्रयास किया गया है, जिसमें बढ़ते तापमान, चरम मौसम की घटनाएं, वायु गुणवत्ता का खराब होना, बाढ़ और सूखे और शहरी जैव विविधता के नुकसान को दूर करना भी इसमें शामिल किया गया है।
लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि कोई भी स्मार्ट सिटी इतने व्यापक पैटर्न्स को, इतने व्यापक मानदंडों को पूर्ण रूप से शामिल कर पाने में सक्षम नहीं हो पाई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि स्मार्ट सिटी योजनाओं को ज्यादातर निर्वाचित लोकतांत्रिक संस्थाओं से दूर और व्यापक सार्वजनिक चर्चा किए बिना ही अपनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारें, नौकरशाही, स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं और इसमें जनता को शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी योजनाओं के समक्ष समावेशिता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शहरों में एक वहनीय घर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत किफायती किराए के आवासों की व्यवस्था को किया जाना शामिल है। किंतु बहुत सारे स्मार्ट शहरों में इसके तहत व्यवस्था नहीं देखी गई है और कुछ ही केंद्रों जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल आदि के द्वारा ही इसके संदर्भ में प्रयासों को किया गया है। पिछले कुछ सालों से हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना शहर कर रहे हैं, जिसमें शहरी बाढ़ की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। और स्मार्ट सिटी योजनाओं में हमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग को भी करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में स्मार्ट सिटी योजनाओं में काफी हद तक शामिल करने का प्रयास किया गया है, किंतु वास्तव में यह जमीनी स्तर पर किस प्रकार से क्रियान्वित होगा यह भविष्य में ही पता चल सकता है। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि न केवल हम स्मार्ट शहरों को जलवायु परिवर्तन के लोचशील बनाएं, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और पेरिस समझौतों के दायित्वों के अनुकूल भी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि देखें तो स्मार्ट सिटीज के सामने काफी चुनौतियां हैं जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ किए गए मतदान से। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जलवायु को सुरक्षा से जोड़ने वाले एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है और साथ ही यह भी कहा है कि यह जलवायु वार्ता को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से सुरक्षा परिषद में स्थानांतरित करने का एक प्रयास है और एक सामूहिक कार्यवाही पर यह एक कदम पीछे हटने के समान देखा जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वह नाइजर के द्वारा की जा रही है और इस प्रस्ताव को आयरलैंड और नाइजर के द्वारा प्रायोजित किया गया था। हालांकि 12 सदस्यों ने इसके लिए मतदान किया, भारत और रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया और चीन अनुपस्थित रहा और इस प्रकार से ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि 9 दिसंबर को नाइजर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन को आपस में जोड़ने से संबंधित एक बहस का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से इस बात को जानने का प्रयास किया जा रहा था कि किस प्रकार से आतंकवाद और सुरक्षा जोखिम जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार से संबंधित हैं। हालांकि भारत ने इसके संदर्भ में अपना जो स्पष्टीकरण दिया है उसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी बात की जाती है जलवायु परिवर्तन की तो इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसके तहत आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठकों यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत ही वार्ता किए जाने की आवश्यकता है। और यदि हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से अलग हटकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की तरफ जाते हैं तो यह एक प्रकार से एक कदम पीछे हटाने के समान है और ये वास्तव में
कोप 26 जो अभी हाल में ही ग्लासगो में देखा गया था, इसके पक्ष को कमजोर करने के समान है, जिसे बचे जाने की आवश्यकता है। भारत का ये मानना है कि कई दशकों के बाद विकासशील और अल्प विकसित देशों ने समान किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी के सिद्धांत यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के आधार पर एक मौलिक सिद्धांत को विकसित किया है, और ये जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। और यदि हम इस जलवायु कार्यवाही से अलग हटकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत कार्यवाही करते हैं तो वास्तव में यह समान किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी के सिद्धांत से पीछे हटने के समान होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ही बहुत सारे सदस्य ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं और वे वर्तमान जलवायु परिवर्तन में प्राथमिक योगदान करता है। भारत का यह मानना है कि विकसित देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में विकासशील और अल्प विकसित देशों को धन प्रदान करें, और इसके संदर्भ में विकसित देशों ने जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में जो पहले वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है, और इन देशों को जल्दी से जल्दी जलवायु वित्त के संदर्भ में $1 ट्रिलियन दिए जाने की आवश्यकता है। भारत द्वारा कोप 26 के समापन पर भी कहा गया था कि अकेले भारत को ही अपनी जलवायु आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए 2030 तक कम से कम $1 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए कार्य करना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अमीर देशों को 2020 तक समग्र रूप से विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में प्रतिवर्ष $100 बिलियन प्रदान करना शुरू करना था, जो अब तक नहीं किया गया है, और इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु कार्यवाही और जलवायु न्याय के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास एक उचित मंच में जिम्मेदारी से बचने की इच्छा से ही ज्यादा प्रेरित प्रतीत होता है। भारत का यह कहना है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन ने साहिल क्षेत्र और पूरे अफ्रीका में संघर्ष को बढ़ाया है और भारत उन क्षेत्रों में शांति और विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है, किंतु जलवायु परिवर्तन के चश्मे के माध्यम से संघर्षों को देखना भ्रामक और एक अति सरलीकरण उपाय है, जो संघर्षों को हल करने के बजाय और खराब बना सकता है। इस प्रकार से हमें जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा से जोड़कर भ्रामक और अति सरलीकरण प्रकार के तर्क तक नहीं पहुंचना चाहिए, और मुख्य रूप से विकसित देशों को इसके संदर्भ में ज्यादा कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 धाम राजमार्ग के चौड़ीकरण को दी गई मंजूरी की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में ही भारत चीन सीमा पर त्वरित सीमा निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले 3 हिमालयी राजमार्गों को चौड़ा करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। यह 3 राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक हैं, जो चीन के साथ उत्तरी सीमा तक फीडर सड़कों के रूप में कार्य करते हैं, और ये 4 धाम परियोजना का भी हिस्सा हैं। हालांकि पर्यावरणविदों द्वारा इसके संदर्भ में लगातार यह तर्क दिया जा रहा है कि राजमार्गों को चौड़ा करना पहले से ही नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए घातक साबित हो सकता है और इसे रोके जाने की आवश्यकता है। लेकिन अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वह राष्ट्र की रक्षा आवश्यकताओं पर ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकती है, और रक्षा मंत्रालय ही इसमें विशेष निकाय है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को समझता है। सरकार के अनुसार यदि हमें चीन का सामना करना है तो हमें ब्रह्मोस या वज्र मिसाइल लॉन्चर जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को सीमा तक पहुंचाना होगा, और इसके लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है। सरकार का यह तर्क है कि तिब्बत के क्षेत्र में चीन द्वारा लगातार निर्माण किया जा रहा है, और आज हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिससे देश की रक्षा की जानी है। इस स्थिति में सशस्त्र बल के तीनों अंगों को राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होना है,
है और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सशस्त्र बलों को प्रत्येक प्रकार का भौतिक, तकनीकी और वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और यदि इसमें किसी प्रकार का भूस्खलन आदि का खतरा देखा जाता है तो हमें इससे भी निपटना होगा और इसके अनुरूप पूर्व तैयारी और उपायों को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 6 में दिए गए एक आर्टिकल और एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे खाद्य ईंधन की कीमतों में उछाल और मुद्रास्फीति की। हाल ही में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 12.54% से नवंबर में 14.23% के नए स्तर पर पहुंच गई है। मूल रूप से भारत में खाद्य के क्षेत्र में मुद्रास्फीति देखी जा रही है जो 13 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा खनिज, ईंधन, बिजली के साथ तेल और गैस की कीमतों में भी निरंतर वृद्धि हुई है जो काफी चिंता का विषय है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार यह जो कीमत वृद्धि है वह न केवल थोक मूल्य सूचकांक के स्तर पर देखी जा रही है अपितु इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्तर पर भी देखा जा सकता है, जिसके तहत नवंबर का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का स्तर अक्टूबर के स्तर के 4.48% की तुलना में लगभग 5% तक पहुंच गया है जो काफी चिंता का विषय है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में मामूली कमी की गई है। कई राज्यों के द्वारा भी स्थानीय मूल्य वर्धित करों में कमी की गई है। इसके बावजूद परिवहन और संचार क्षेत्र में मुद्रास्फीति की गति धीमी नहीं हुई है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मूल्य वृद्धि देखी गई है, जिसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण हैं, जिसके तहत पिछले महीने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के द्वारा टैरिफ वृद्धि की गई जो आगे चलकर मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालकों की कमी देखी जा रही है, रसद की बाधाएं देखी जा रही हैं, वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है, जिससे आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, जो नीति निर्माताओं के सामने चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे आयातित तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं जो चुनौती को और बढ़ा सकती हैं। स्पष्ट रूप से अब केंद्र पर ज्यादा दबाव है और इसका सामना किए जाने के दृष्टिकोण से सबसे पहले तो केंद्र सरकार को ईंधन संबंधी कर में और ज्यादा कटौती करने की आवश्यकता है और मुख्य रूप से जो आपूर्ति पक्ष के संबंधित मुद्दे हैं उनको संबोधित करने की आवश्यकता है, तभी मुद्रास्फीति से जनित नुकसान को रोका जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का समालोचनात्मक परीक्षण करें। क्या यह भारत में विकास का रामबाण इलाज हो सकता है? 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन की स्थिति का मूल्यांकन करें। स्मार्ट सिटी मिशन अब तक कितनी प्रगति कर पाने में सफल रहा है? स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का सामान्य परिचय देंगे और फिर इसके मुख्य भाग में आप राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे, लाभों की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित चिंताओं और सीमाओं को भी स्पष्ट करेंगे और फिर सीमाओं के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप स्मार्ट सिटीज मिशन का सामान्य परिचय देंगे, इसमें हुई प्रगति को आंकड़ों के साथ स्पष्ट करेंगे, इसकी प्रगति स्थिति के संदर्भ में सीमाओं की व्याख्या करेंगे और सीमाओं के निवारण में उचित तर्कों को भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।